हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑलमोस्ट 150 में से 3 क्वेश्चन जनरल साइंस के होते हैं और ये थोड़ी बहुत वेटेज नहीं है, दिस इज अ ह्यूज नंबर। और ये क्वेश्चन दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं। इनका अनुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी चैप्टर्स, कौन सी बुक्स एनसीईआरटी में कितनी क्या क्या पढ़ करके हम ये खत्म कर पाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं आज। इस सीरीज में जो भी रिसेंट एग्जाम्स में बीपीएससी ने जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे हैं, माफ करिएगा, जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज, मतलब बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, वैसे सॉल्व करते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एईडीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये फेज 1 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 14 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर था उसमें जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस के हिस्से में, उन बायो के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे आपके सामने, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम एक लिस्ट बनाएंगे उन टॉपिक्स की, उन चैप्टर्स की, उन एरियाज की जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो मतलब इस एग्जाम में जो जो एरिया से क्वेश्चन आया है उसकी लिस्ट रहेगी आपके पास। सिमिलरली हर वीडियो के थ्रू आपके पास एक बढ़िया कॉन्क्रीट लिस्ट तैयार हो जाएगी उन टॉपिक्स की जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है और आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे ट्रेंड को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बायो को कवर कर रहे हैं, फिर जैसे ही बायो खत्म हो जाएगा, तीनों ही फेज का, 3 फेज में होता है एईडी, आपको पता होगा। तो सेकंड और थर्ड फेज जब सारा बायो खत्म हो जाएगा फिर हम केमिस्ट्री करेंगे, इस तरह हम फिजिक्स करके तीनों सेक्शंस को एईडी का फिनिश करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑप्शंस को कि इसको इट कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक, और फिर दूसरा दिया कि इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन फ्रॉम इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ Sacropolyspora erythrea. It is a macrocyclic compound and for legionellosis it has good coverage. इस तरफ आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। इसे सैक्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन के किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। यह एक मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है। लीजियोनेलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है, माफ करिएगा, जो ये बीमारी है लीजियोनेलोसिस, इसके ऊपर अच्छा असर करता है। तो ये सवाल है। अब देखिए, मैं हर क्वेश्चन को दोनों भाषाओं में नहीं पढ़ूंगी बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप राइट साइड में पढ़ सकते हैं उनको। अब हम सॉल्व करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं दे मोस्टली एंड विद दिस काइंड ऑफ नेम, माइसिन, आइसिन, इस तरह से। और एंटीबायोटिक्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये बीपीएससी का पेस्टिसाइड्स का फेवरेट एरिया रहा है। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसी भी बुक से जिसमें पीवाईक्यूज का लिस्ट है तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स उनकी है, ये मतलब ये एक लिस्ट ऑफ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से आता है एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। तो पहली चीज, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में फ्लू और कोल्ड की वजह से एंटीबायोटिक खाते होंगे तो आपको पता होगा एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एरिथ्रोमाइसिन से ही बनता है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि इस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है। सैक्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया को फर्मेंट करके एरिथ्रोमाइसिन बनता है और इसी नेचुरल एंटीबायोटिक को यूज करके एजिथ्रोमाइसिन जो आप सुनते हैं वो सिंथेटिक है। ठीक है, वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक बना जाता है जिसको आप अक्सर देखते होंगे सिरप के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में आपको मिल जाता है मार्केट्स में आराम से। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है इसी से बनाया गया है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर था कि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एरिथ्री, सैक्रोपोलिस्पोरा एरिथ्री से बनता है, तो आप ये क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है और इनकरेक्ट जो है वो ये वाला है। द मोमेंट यू नो कि कौन सा एंटीबायोटिक किस चीज से बनता है, आप उसके बारे में कंफर्म है, तो आप ये निकाल सकते हैं, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, नो इट इज प्रोड्यूस्ड, ये बनता ही इससे है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया और इस तरह से यही आपका जवाब हो गया। और दूसरा, नाम से पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर फॉर लेगियोनेलोसिस इट हैज गुड कवरेज, तो ये है क्या? ये एक तरह की कॉमन कोल्ड और फ्लू का कह सकते हैं सीरियस वर्जन है। निमोनिया जैसा बीमारी होता है, ठीक है, उसमें सिम्टम्स फ्लू जैसे ही होते हैं। तो इस बीमारी के ऊपर अच्छी कवरेज देता होगा, क्योंकि आप हर बीमारी को तो स्पेसिफिकली कवर नहीं कर सकते, है ना। और ये मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। मैक्रोसाइक्लिक मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा सा रिंग हो। तो लार्ज रिंग जिसमें भी होता है केमिकल स्ट्रक्चर में,
उसको मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब इतनी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते तो यू कुड हैव सॉल्व के एरिथ्रोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया से बनता है, और इसी वाले एरिथ्री नाम देख रहे हैं, आप इसको फिगर आउट कर सकते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करके आता है। और नहीं तो आगे नहीं दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे दी है। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो मोस्टली पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग सर्विसेज के, एसएससी वगैरह में भी और बीपीएससी के द्वारा भी। तो आप देख सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन जो पूछ लिया गया। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, ये इस वाले बैक्टीरिया से बनता है। इस लिस्ट को थोड़ा सा रटने की कोशिश करिएगा, काम आएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, टेट्रासाइक्लिन ये बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये ऑरियोफेसियंस। फिर ये क्लोराम्फेनिकोल, ये नाम से लग नहीं रहा है क्योंकि हमने मोस्टली ये इस तरह के एंडिंग वाला देखा है, बट क्लोराम्फेनिकोल जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है। और देख सकते हैं वेनिजुएलिए, ये है इसका जीनस, ये है स्पीशीज। फिर ये एक और एंटीबायोटिक एम्फोटेरिसिन बी, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस। फिर बेसिट्रासिन, ये भी कॉमन है, बहुत कॉमन है, बेसिट्रासिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। इनको तो आप रट ही लीजिएगा, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। यू कैन नोट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपका चॉइस है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए बेसिट्रासिन के बारे में मेंशन है, ठीक है, ये बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से। फिर पॉलीमिक्सिन, ये बैसिलस पॉलीमिक्सा से। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनको ट्रीट करके ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, जिनका बुखार के इलाज में इस्तेमाल होता है। तो ये एक बीपीएससी का पीवाईक्यू एरिया कह सकते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इनका फेवरेट एरियाज में से, रिपीटेड एरियाज में से। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? ये रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मेंडल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 लॉज दिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पहला लॉ है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एंड देन देयर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। इस एग्जाम में आप देखिएगा ना कितने अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये तीनों लॉज आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मेंडल इनका फेवरेट है। मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा, ये वहां से बेसिक्स उठाया हुआ है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब उन्होंने, मेंडल ने क्या किया, एक पी प्लांट को, एक टॉल पी प्लांट जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसको एक डॉफ पी प्लांट जो कि एक होमोजाइगस रिसेसिव है, दिस इज डोमिनेंट जीन, दिस इज रिसेसिव जीन, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है। इसकी अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में ब्रीडिंग कराएं तो नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे देखिए गैमीट्स बनते हैं वो कुछ इस तरह के बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये माता है, ये पिता है, तो ये वाला गैमीट में ये वाला एलील आया यहाँ से और ये वाला एलील आया यहाँ से, तो ये हो गया कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, लेट मी जस्ट डू इट। अगर हम इस कंडीशन को लें तो भी यही, इस कंडीशन को लें तो भी यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब हम इस वाले एलील के साथ फर्स्ट पेरेंट से ये एलील, सेकंड पेरेंट से ये एलील, तो कुछ इस तरह का गैमेट बनेगा। फर्स्ट पेरेंट से हम डोमिनेंट लिए, सेकंड पेरेंट से रिसेसिव लिए। तो आप देख रहे हैं सारे ही गैमेट्स जो हैं वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील। तो ये जो F1 जनरेशन का जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा वो टॉल होगा, जिसके पास एक एलील डोमिनेंट होगा, एक एलील रिसेसिव होगा। और क्योंकि ये डोमिनेंट एलील जो है वो अब इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, तो जो इंडिविजुअल है वो अपीयरेंस में, फिनोटाइप में टॉल आएगा, ठीक है, ये मेंडल लॉ कहता है। अब वही अगर हम सेकेंड जनरेशन में देखिए इन्हीं को ब्रीड करके, जैसे कि उन्होंने जब पी प्लांट्स को ब्रीड किया, ये पी प्लांट्स आए जब मेंडल के पास, तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को ही आपस में ब्रीड करके देखा। अब इनकी क्रॉसिंग करके देखते हैं तो क्या हमको जीनोटाइप मिलता है, वो बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इधर देखिए यहाँ पर, इसको सेल्फिंग कहते हैं, जब एक ही जैसे जीन्स को आपस में क्रॉस किया जाए, ये सिचुएशन, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की। तो किस किस्म के F2 जनरेशन के अंदर किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां पे देखते हैं यहां से कैपिटल टी आया और इस वाले से स्मॉल टी आया। इस वाले एलील के साथ देखते हैं, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, और इसका देखते हैं, यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी।
अब आपने जो पहला सिचुएशन देखा था जिसमें सारे ही ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन को ऑफस्प्रिंग कहते हैं वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे, यहाँ सेकंड फीलियल जनरेशन में आप देख सकते हैं कि एक जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये है जीनोटाइप, जीन्स के एक्सप्रेशन का टाइप। ऑल दो फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस से ये भी टॉल होगा, ठीक है, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल, सॉरी ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल, ये भी टॉल और खाली ये ड्वार्फ होगा। तो फिनोटाइप से 3:1 है। यहां देखिए, है ना, 3 टॉल पी प्लांट्स आए और एक ड्वार्फ प्लांट आया, लेकिन जेनेटिकली हमको दिखता है कि डोमिनेंट वाला जिसमें दोनों ही एलील डोमिनेंट है वो एक है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ऐसा 2 है, और दोनों ही टॉल, दोनों ही रिसेसिव जीन वाला एक है। तो 1:2:1 का हमको जीनोटाइप दिखता है। ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये वाला रेशियो देता है, ठीक है। तो अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे या लूसेंट किसी भी जगह पढ़ेगा आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से सॉल्व हो रहा है कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये रेशियो देता है, ठीक है। बाकी रेशियोज यहाँ पे इररेलेवेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is or are true about vitamin B12? विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? पहली चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन, इसको कोबालामिन भी कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट एटम, इसके अंदर कोबाल्ट परमाणु, ये कोबाल्ट परमाणु से बना है। तीसरा, इट कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग, इसमें कोरिन वलय होता है। अब देखिए विटामिन B12 अगेन बीपीएससी ने इसको मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। एंटीबायोटिक बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, मार्क कर रही हूं मैं इसको। मेंडेलियन जेनेटिक्स बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक। विटामिन B12 विटामिन एंड मिनरल्स ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक। बार बार ये पूछा जाता है कि साइनोकोबालामिन, मिथाइलकोबालामिन ये सारे कौन से विटामिन के अंदर पाए जाते हैं या किसके नाम है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन B12 जो है इसके अंदर इसका जो नाम है इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं और शॉर्ट में कहें तो कोबालामिन भी के नाम से भी विटामिन B12 को जाना जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़िएगा तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा ये। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है कि इसके अंदर कोबाल्ट एटम होता है। जी, कोबालामिन इसका नाम इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट एटम होता है। ये चीज आपको लूसेंट में भी मिलती है, ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ने को मिल सकती है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा फिगर आउट करना डिफिकल्ट था। इन दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन आराम से बन जा रहा है कि हाँ विटामिन B12 के अंदर कोबालामिन होता है, इसके अंदर कोबाल्ट एटम होता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं विटामिन B12 का, दिस इज कोबाल्ट सेंटर पे और इसके आसपास ये है मीथेन, यू कैन सी दिस, ठीक है। राइबोसिल फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे हर जगह अटैच्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो रिंग जैसा बन रहा है इसी को कोरिन रिंग कहते हैं। आज आप ये बात नोट कर लीजिए कि विटामिन B12 के अंदर कोरिन रिंग भी बनती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कोरिन रिंग कहते हैं। और इसको इसी वजह से या जो क्वेश्चन है इसके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं A and B बोथ आर ट्रू व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट विद योर नॉलेज। आप A and B टुगेदर ट्रू वाला देखिए, यहाँ पे B and C दिया हुआ है, अगेन आपको नहीं पता, ओनली A and C, ओनली A is true। when you know A and B is true आप D को मारेंगे अगर आप C के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्म होना चाहिए कि कोबालामिन इसका नाम है, साइनोकोबालामिन, और कोबाल्ट होता है विटामिन B12 के अंदर, कोबाल्ट मेटल होता है, कोबाल्ट एटम होता है। तो इस तरह से, और ये कोरिन रिंग वाला भी कंसेप्ट आज क्लियर हो गया कि विटामिन B12 के अंदर कोरिन रिंग होती है। फाइन, तो इस वजह से ऑप्शन डी जो कि तीनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है ये वाला हो गया। कोरिन रिंग एक बड़ा सा फ्लैट रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। इन रिंग्स को पाइरोल कहते हैं और सेंटर पे यहाँ पे कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत फेवरेट थीम, ब्लड से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड इज डैश कंटेनिंग कंपाउंड। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त होता है। हमको पता है आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, है ना, हीम का मतलब ही ये नाम ही आयरन से आ रहा है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो कंपाउंड बनाता है उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही रक्त के अंदर घूमकर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। जो हमको ब्लड का रेड कलर दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ
hemoglobin it has, and the more oxygen in the blood, the more bright the red color of the blood is. ठीक है, 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा. रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई टफ चीज नहीं थी इसमें. अगला सवाल है, given below are two statements, one is labeled as assertion, other is reason. In the light of the below given statements, choose the most appropriate answer from the option. सेम यही चीज बता रहा है हिंदी में भी. पहला असर्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप. जो ये वाष्पोत्सर्जन है, ये वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, यानी कि असेंट ऑफ सैप, सैप यानी रस. जो फ्लूइड प्लांट्स के अंदर है, जो लिक्विड कंपाउंड है, एज इन वाटर, जिनके साथ मिनरल जुड़े मिक्स किए हुए हैं, वो सारा जो प्लांट में, अगर हम इमेजिन करें कि कोई प्लांट है, तो इसमें जो भी फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है, दैट इज सैप. फाइन. तो अब ये कह रहे हैं, सेकेंड रीजन है यहाँ पे, देखिए रीजन क्या दिया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट. ये जो वाष्प उत्सर्जन है, इससे जड़ों में जो परासरणीय दबाव है ये बढ़ता है. अब ट्रांसपिरेशन आप देखिए पहले होती क्या प्रोसेस है. ये प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं, दोपहर में जब या दिन में जब इस पे गर्मी पड़ती है बहुत, तो इससे इवेपोरेशन होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो इस हिस्से से जो प्लांट हैं वो अपना वाटर लूज कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. रूट्स जो हैं वो डीपर पेनिट्रेट करके पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और यहां से पानी गेन कर रही हैं. ठीक है, आपको पता है रूट्स ही सोर्स है वाटर और मिनरल का. ये सॉइल से वाटर मिनरल लेके आते हैं, लेकिन जो लीव्स वाला हिस्सा है, वहां से प्लांट्स जो है अपना सारा पानी लूज कर देते दिन के टाइम पे इवेपोरेशन के थ्रू. तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन से असेंट ऑफ सैप होता है. मतलब जो भी फ्लूइड कंटेंट है पानी ये प्लांट के अंदर, ये ऊपर उठता है, असेंट इसका होता है, ऊपर खींच के जाता है. तो सही बात है ये, क्योंकि जब यहाँ पर प्लांट्स जो हैं, लीव्स जो हैं, अपना मॉइस्चर लूज करेंगी, तो एक तरह से आप इमेजिन करिए कि वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है, एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से एक सक्शन, एक पुल क्रिएट होता है और ऊपर की तरफ पानी खींचता है. तो ट्रांसपिरेशन जो है वो सैप को, रस को ऊपर खींचती है, प्लांट के रस को ऊपर खींचने में हेल्प करती है. और ये क्यों हो रहा है, एक तरह से आप बड़ा कैपिलरी एक्शन समझ सकते हैं. कैपिलरी एक्शन आपको पता होगा कि जब वैक्यूम अगर बना दिया जाए और पतली सी कैपिलरी को कि एक एंड पे वैक्यूम बना दिया जाए, दूसरे एंड पे वाटर का सोर्स दे दिया जाए, और वैक्यूम हटाते ही पानी जो है वो पुल हो जाता है, ऊपर आ जाता है पतले से कैपिलरी के अंदर. सिमिलरली यहाँ पर नॉट एग्जैक्टली कैपिलरी एक्शन, वो कीवर्ड बल्कि गलत होगा, बट एक तरह से वही रीजन है. ठीक है, यहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो रही है और यहाँ पे खूब सारी है, तो पानी जो है आगे ऊपर की तरफ रश करता है ताकि एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके मॉइस्चर का इन द एंटायर प्लांट, कि कोई भी हिस्से को नुकसान ना हो, कोई भी हिस्सा सूख न जाए, पत्ते सूख न जाए. तो ट्रांसपिरेशन से सैप जो है वो ऊपर बढ़ती है, ऊपर उठती है. दूसरा इन्होंने रीजन क्या दिया कि क्यों ऊपर उठती है, रीजन ये दिया है कि ट्रांसपिरेशन क्या करता है, रूट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है. ये बिल्कुल गलत बात है. ट्रांसपिरेशन जो है वो पत्तों में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा रहा है, तभी तो उस प्रेशर की वजह से सैप ऊपर खिंच के आ रही है. प्रेशर यहां नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे टेंशन बढ़ता है, रूट्स के पास टेंशन बढ़ता है. टेंशन क्या है, कोई रस्सी को अगर आप पत्थर से टांग दीजिए तो यहाँ पर जो ये खिंचाव नीचे पैदा होगा, ये टेंशन है. ठीक है, और यहाँ पे टेंशन बन रहा है, मतलब जो रस्सी फील करेगी यहाँ पे लगे हुए लोड की वजह से, दैट इज टेंशन. तो ये चीज यहाँ पे जो है वो टेंशन है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लीव्स के पास बनता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट डेवलप्ड इन द रूट्स, इट्स डेवलप्ड इन लीव्स. जहां भी सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वहां बनता है. तो प्लांट्स में जो लीव वाला हिस्सा है क्या कर रहा है, ये लगातार स्टार्च बना रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बना रहा है. अब ग्लूकोज जो है, साथ में पत्तों के पास पानी भी है, तो ग्लूकोज प्लस वाटर, पर इवेपोरेशन होने की वजह से सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जा रहा है. तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है. हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहां रहता है जिस भी फ्लूइड में, उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है. यहाँ पे तो पानी भाप बन के उड़ नहीं रहा है, यहाँ पर तो पानी है ही, और रादर रूट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रही हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्वांटिटी कम है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ नहीं बनता है, लीव्स से बनता है. नोट कर लीजिएगा इस बात को. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो गया, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट. कहां गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका.
अगला सवाल देखते हैं। Which of the following statement about glycolysis is correct? निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, दूसरा है कि साइटोप्लाज्म में इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सेकंड इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली। 4 स्टेटमेंट देखिए। ग्लाइकोलिसिस अगर आपको अनुमान है, ये है सेल रफली मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल का इंटरनल हिस्सा। इसमें बहुत कुछ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। मैं बस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया जान के बना रही हूँ ताकि इसे इजी कर सके। और बाकी पूरा जो ये जहाँ पे ये फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्लूकोज हम अपने खाने के थ्रू, स्टार्ची फूड के थ्रू लेते हैं, उससे एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो एनर्जी कैसे बनती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आता है, ब्लड के थ्रू सक होकर के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में आता है ग्लूकोज, और इसको ब्रेक डाउन करता है साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर। जब ब्रेक डाउन करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं पाइरुवेट, और दूसरा प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं एटीपी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है। ये एनर्जी यूनिट है। जैसे आपके यहाँ बिजली वाट में नापते हो, वैसे बॉडी के अंदर की बिजली एटीपी से नापते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना ऐसा मोटा मोटा याद रखिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। तब देखिए, यहाँ जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी निकालने को। इस प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करता है। ये स्टेटमेंट गलत। क्या ये साइटोप्लाज्म में होता है? हाँ, मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने एक ही स्टेटमेंट पूछा है। दूसरा, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। वो क्या होता है जरा सा उस पर भी रोशनी डाल देती हूँ मैं। ये जो पाइरुवेट है, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया। ये पाइरुवेट जो है ये यहाँ पे डिस्पेंस्ड है। मान लीजिए मैं इसको एक सेपरेट दूसरे कलर से शोकेस करना चाहूंगी। सेकेंड, मान लीजिए पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल नाम का एक प्रोसेस होता है जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे क्रेब्स साइकिल। तो उन्होंने दिया था, क्रेब्स ने दिया था। उस प्रोसेस के अंदर क्या है कि पाइरुवेट का इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और उससे फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी एनर्जी। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्रेब्स साइकिल प्रोसेस के थ्रू जो भी ग्लूकोज को तोड़ के पाइरुवेट बना है, जो साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत पाइरुवेट बना है, थोड़ी बहुत एनर्जी बनी है, सारा का सारा पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है जिससे वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और बहुत सारा एटीपी। यहाँ देखिए 32 एटीपी बना, यहाँ पे 2 एटीपी। तो मेजरली जो अमाउंट ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सारे स्टेटमेंट्स में से क्या क्या समझ में आया कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। अगर क्रेब्स साइकिल पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत, ये सॉरी, ये स्टेटमेंट तो सही है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दिस इज करेक्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी गलत। तो आपका इस तरह से प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आपका जो फूड है बॉडी में आया, ग्लूकोज स्टार जो भी आया, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट में और एनर्जी में, पाइरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और उसको तोड़ा जाता है और एनर्जी में। उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, नोट करिए, एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है क्रेब्स साइकिल, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, जो कि एनर्जी का यूनिट है जिससे बॉडी हमारी फंक्शन करती है। सॉल्व। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच टिश्यू। तो आपको ये दिए हुए हैं कॉमन से, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस उप के माध्यम से होता है? सो ये रहा जाइलम, कैम्बियम, फ्लोम, कॉर्टेक्स। आप सबने ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखा है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है, फेवरेट है, कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम से हो रहा है, ठीक है। तो ये जाइलम है। सेकेंड, इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, तो जाइलम इज द करेक्ट आंसर।
वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। फूड का ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगी बीपीएससी। यहाँ पे आपको जाइलम, या यहाँ पे आपको पानी पूछा है तो वो जाइलम से। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए कैम्बियम, कैम्बियम जो है ये ग्रोइंग टिश्यू है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे देखिए कैम्बियम का ये रहा स्ट्रक्चर, ये वेस्कुलर कैम्बियम, ये एक तरह से ना प्लांट को थोड़ी सी विथ देता है, इसकी विथ बढ़ाता है। और ये रहा कॉटेक्स, ये वाला हिस्सा, ये रहा कॉटेक्स दिस। तो कॉर्टेक्स क्या करता है, ये स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। अंदर ये रहा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जैसे जाइलम टिश्यू ये ब्लू वाला, और ये रहा आपका कैम्बियम का हिस्सा, ये रहा कॉर्टेक्स का हिस्सा। तो कॉर्टेक्स और कैम्बियम का रोल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, जाइलम और फ्लोएम का है। जाइलम से पानी का ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम से फूड का। फर्स्ट से सॉरी फर्स्ट साउंड से ही फ्लोएम आ रहा है और फर्स्ट साउंड से ही फूड आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, वाटर एंड फूड। इनके मूवमेंट्स का भी डिफरेंस है। जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर रूट्स के थ्रू पानी सक करके लीव्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, यानी कि लीव्स से फूड जो बना हुआ है वो लेकर के नीचे, बल्कि पूरे ही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था। यू कैन सी द डायग्राम यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट मी क्लीन इट कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा बस उसको सपोर्ट देता है, स्टोरेज देता है, और कैम्बियम जो है विथ बढ़ाता है, प्लांट की जो थिकनेस होती है वो आती है उससे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which of the following best explains the pressure flow hypothesis in phloem transport? फ्लोम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? ऑप्शंस हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, स्रोत और सिंक के बीच में परासरणीय दाब का अंतर, मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली थ्रू जाइलम, केवल जाइलम के माध्यम से जल का प्रवाह, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सिंक टू सोर्स, शर्करा का सक्रिय परिवहन सिंक से स्रोत तक, एंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेविटी, परिवहन केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस पूछ रहा है, नहीं आता था तो ये क्वेश्चन को हम वहां पे हैंडल कैसे करते? कुछ स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स में वियर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इलॉजिकल होते हैं, इन बेसिस पे आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली थ्रू जाइलम। अब यहाँ बात हो रही है फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की, ये तो फूड से लेना देना है, तो कैसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ओनली थ्रू जाइलम से सरोकार रख सकता है? नहीं रख सकता है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से कट गया। यहाँ पे बात ही जब हो रही है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, तो ये सिर्फ जाइलम वाला ऑप्शन तो गलत है कि पानी की ही मूवमेंट की बात हो रही है इस हाइपोथेसिस में, नहीं, ये गलत है। दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सिंक टू सोर्स, ये कभी हुआ है क्या? सिंक इज द प्लेस जहां चीज आकर के, दिस इज द सिंक, यहाँ पे चीज आकर के इकट्ठा होती है, सोर्स से चीज निकलती है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम से, तो लीव्स से जाता है खाने, मतलब खाना जो बना है लीव्स ने वो जाता है फ्रूट्स में, स्टेम में, अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो ये सिंक टू सोर्स तो हो ही नहीं सकता, ये इलॉजिकल सा बन रहा है। एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेविटी, इनको तो आप आराम से काट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लॉजिक नहीं था समझ में आता सिंक सोर्स का, तो अलग बात है, ए और सी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बी और इसको तो काट सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो हम ट्रांसपिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? फालतू का ही पढ़ रहे हैं। अपवर्ड पुल हो रहा है, कैपिलरी रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं ना हम। ये ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट ग्रेविटी में हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन खाली ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, ये गलत है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप काट सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो सिंक टू सोर्स नहीं होता है। शुगर्स का ट्रांसपोर्ट सिंक से कैसे हो सकता है? सोर्स से ना होगा, जहां पे बन रहा है वहीं से तो ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया। एंड देन दिस इज द आंसर कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, जो सोर्स है यानी कि जो पत्ते हैं जहां पे ये बन रहा है, खाना बन रहा है, ग्लूकोज जहां पे बन रहा है, वहां से सिंक तक जहां पे जा रहा है, मान लीजिए फ्रूट्स में जा रहा है, मान लीजिए ब्रांचेस पे जा रहा है, सिंक के पास जा रहा है, उन दोनों के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है वही प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हमारा ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कैसे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को कराता है। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई भी प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और ये बहुत सारा ग्लूकोज बना रहे हैं, सुक्रोज जो भी है, शुगर्स बना रहे हैं।
तो यहाँ पे जो भी तरल होगा, जो भी फ्लूइड होगा, उसके अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी शुगर की। ये देखिए सुक्रोस है यहाँ पे, ये आपका लीफ सेल है, पत्ते का सेल है, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है सुक्रोस का। और ये सिंक के सेल है। जो सिंक के सेल हैं उस वक्त जब ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंक पे बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की, और यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है शुगर्स की। तब जो ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, इसको समझने से पहले एक चीज समझना कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड या लिक्विड्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल हो, कुछ कुछ छटी हुई चीजों को जो परमिएट करती हो, जाने देती हो, एंड दिस मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसे लिक्विड से जहां पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, टू अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इमेजिन करिए कि आपने एक ग्लास चीनी के पानी में 10 चम्मच चीनी घोली, और बगल में आपने एक और ग्लास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी घोली। तो हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन किसमें है? जिसमें 10 चम्मच चीनी है। तो जो 10 चम्मच चीनी वाला पानी है वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, अगर हम उनके बीच में एक परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो जहां भी हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ मूव करेगा। मान लीजिए ये वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से तरल जो है इस तरफ मूव करेगा, ताकि एक इक्विलिब्रियम बन जाए। मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एक तरह से इसके बराबर में आ जाए, इक्वेट करने के लिए। ऐसा ही होता है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो जो यहाँ पे ग्लूकोज बनाया है प्लांट्स ने, तो इनके लीफ सेल्स में बहुत सारा सुक्रोज है। अब ये फ्लोएम के अंदर जब जाता है तो फ्लोएम के पास बहुत सारा सुक्रोज हो जाता है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत सॉल्यूशन की गाढ़ी हो जाती है, हाई हो जाती है। जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में ना पानी खींचने की क्षमता बढ़ गई। अब मतलब उसको पानी की जरूरत है, पानी कम पड़ रहा है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जाइलम से पानी मूव होकर के फ्लोएम में आ रहा है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मूव होकर के फ्लोएम में आ रहा है। अब यहां जब पानी आ गया तो क्या नहीं, इसका ये ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पस क्या फुलफिल करना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, इतना हाई ना हो कि नुकसान पहुंच जाए प्लांट को, या फिर ओवरलोड ना हो जाए। नेचर ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन अपना बैलेंस, कोई भी चीज एक्सेस नहीं होनी चाहिए। उनका खुद का मैकेनिज्म होता है इस चीज को मेंटेन करने का। तो जाइलम क्या है, अपना वाटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, जाइलम में पानी पानी है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, फ्लो में फूड है, तो यहाँ पे चीनी भरा हुआ है, शुगर भरा हुआ है, मतलब रफ लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे आ गया पानी। अब जब बहुत सारा वाटर आ गया तो यहाँ पे अब बन जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको टर्जर प्रेशर भी बोलते हैं। इस प्रेशर की वजह से जो पानी है या जो फ्लोम का सैप है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स सिंक। ऑफकोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर तो न्यूट्रलाइज हो गया और पानी आ गया, वो कम हो गया, लेकिन अब बहुत पानी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। नाम ध्यान रखिएगा। वो प्रेशर क्या करता है, फिर पूरे फ्लोम सैप को पुश कराता है टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इन सुक्रोज। मतलब पत्तों के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन फूल हो गया, ये शाखाएं हो गई, यहाँ पे कम है, तो इन एरियाज की तरफ पुश करता है फ्लोम सैप को। ये देखिए सिंक, मान लीजिए रूट सेल, वहां पे नहीं बन रहा है, शुगर वहां नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस वहां पे कम है, ये देखिए कितना कम है। तो ये फ्लो होकर के फ्लोम का सैप जो है, फ्लोम का जो रस है, वो यहाँ पे आ रहा है सिंक वाले सेल्स के पास, रूट सेल्स के पास, और यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं वाटर, क्योंकि यहाँ पे वापस कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा मतलब सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो वाटर जो एग्जिट कर लेता है, क्योंकि नेचर ही यही है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वही मूव करना है। अब यहाँ पे कम है तो पानी वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ये जो सोर्स से सिंक का मूवमेंट है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हाई एंड लो, कैसे कैसे हो रहा है, जहां फूड बन रहा है वहां हाई है, जहां पे नहीं बन रहा है वहां पे लो है, फिर कैसे इसको कंपनसेट करने के लिए पानी आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम करने आता है, पानी बहुत हो जाता है कि पानी का प्रेशर बन जाता है। उस प्रेशर से ये जहां जहां फूड की कमी, जहां जहां स्टार्च नहीं बनता है, शुगर नहीं बनती, वहां वहां रूट्स में, फ्रूट्स में पहुंचा दिया खाने को, फ्लोम टिश्यू ने पहुंचाने के बाद एक्सेस पानी वापस जाइलम में चला गया। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इमेजिन करिए, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
ये हो गई ऑस्मोसिस, और ये जिस मैकेनिज्म पे काम कर रही है ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इस पूरे के पूरे को कहते हैं हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। आई होप आई एम क्लियर, आई टुक अ लिटिल मोर टाइम, बट ये कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन प्रपोज किया था? ये क्वेश्चन पूछा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ाइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये सिंगर एंड निकलसन है। ठीक है, ये रख लीजिए, एनसीईआरटी वगैरह सब जगह दिया हुआ है, इन्होंने दिया था। ये देखिए मॉडल है, थोड़ा सा मैं इसको देख कर देती हूँ। ये रहा, एस जे सिंगर और जी एल निकलसन के द्वारा दिया गया था। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देखिए नीचे और ऊपर है ना, बाइलेयर, 2 लेयर्स हैं, इसीलिए इसको बाइलेयर कहते हैं। यहाँ जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी के साथ ठीक ठाक रहता है, पानी के साथ रह सकता है। और ये हाइड्रोफोबिक टेल जो अंदर एनक्लोज है, ताकि पानी से एक्सपोजर एक्सपीरियंस ना करे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इसी चीज का बना है। पहले भी पूछ चुकी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस का जो लेयर है उसका नाम क्या है, किस चीज से बना, तो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसमें, और किस चीज का क्या काम है। अब देखिए जो मेम्ब्रेन होती है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मूवमेंट है। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब ये नहीं कि पानी है, वो ध्यान रखिएगा। फ्लूइड हियर मींस कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और मोज़ाइक आपने अपनी छतों पे देखा होगा, पुराने घरों में देखा होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों को यूज करके उनको साथ में जड़ करके फ्लोरिंग की जाती है, उसको मोज़ाइक कहते हैं ना, हमारी भाषा में मोज़ाइक बोलते हैं हम लोग, तो दैट्स मोज़ाइक। और उसी तरह से जब हम सेल्स के अंदर देखते हैं कि अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट चेन, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक मोज़ाइक जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। और वो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल भी है ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अराउंड देख रहे हैं जो एज लॉन्ग एज स्टिफ नहीं है, मूव कर पा रहे हैं, उनके बॉडी में मूवमेंट क्यों हो पा रही है? क्योंकि उनका हर कंपोनेंट फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है ना। तो वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। और वो किस चीज का बना है? वो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, ऊपर नीचे 2 लेयर है, इसलिए ऐसा आप ध्यान रखिएगा। तो मेम्ब्रेन फ्लूइड हो गई, और इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये मूव कर सकते हैं लेटरली। मोज़ाइक नेचर क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ, फैट्स है, कार्ब्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है जो कि रेगुलेट कर रहा है फ्लूइडिटी को। एंड आप यहाँ पे दूसरी चीजें देखिए कि फॉस्फोलिपिड जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स, एक सेकेंड, तो प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो कई बार एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर जो भी प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट सेल रिकॉग्निशन को, मतलब अलग अलग सेल को पहचानते हैं कि काम का है कि बेकार है, इसको डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं करना है, सिग्नलिंग के काम आता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया, मेन चीज है यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि सिंगर निकलसन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिए। रॉबर्टसन क्या किए? इन्होंने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक कॉमन ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, जो कि एक लिपिड बाइलेयर है विच इज सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर, मतलब ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन और इसके बीच में लिपिड की बाइलेयर, इसको यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्होंने ये सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर दिया है कि ये कॉमन 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है हर सेल मेम्ब्रेन का। तो रॉबर्टसन का मॉडल ये था। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक क्या दिए हैं? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, ये याद था तो आप इसको आराम से कर सकते थे। हुक, रॉबर्ट हुक, आपको पता होगा, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, तो अगेन ये भी कट गए। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, सिंगर एंड निकलसन याद रखिएगा कि 2 लोगों का कंबाइंड प्रपोज मॉडल है फ्लूइड मोज़ाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। निम्नलिखित में से सही कथन को, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि मेंडल अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं। जी हाँ, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया ऑफ हेरिडिटी दिया था कि अनुवांशिका होती कैसे, अनुवांशिकी होती कैसी है, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच गैमीट रिसीव्स 2 एलील फॉर अ ट्रेट। ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो एक एक एलील, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर डिप्लॉयड पेयर ऑफ गैमीट्स है, मान लीजिए जब उसके अंडे बनेंगे तो एक एक एलील जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो एक जोड़े है एलील का, तो अंडे में 1 जाता है। मतलब जब पेरेंट के अंदर एग्स का फ्यूजन हो रहा है तो एक पेयर ऑफ एलील्स एक पेरेंट से आता है, एक पेयर ऑफ एलील दूसरे से, और इस तरह से ये वाला जो ये बना नया ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, 2 एग्स के फ्यूजन से, और एग्स के अंदर एक ही एलील आता है हर पेरेंट से, ध्यान रखिएगा 2 एलील्स नहीं आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 phenotypic ratio is 3:1। ऊपर हमने देखा था सेकंड फीलिंग जनरेशन में ये होता है 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, इस तरह यहाँ पे देखा था हमने, ये वाला में देखिए F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1। तो मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन है, अगेन मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, और उन्हीं के तीनों लॉज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, डोमिनेंस हो गया, और उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये पूछते हैं। सेग्रीगेशन यहाँ पे अगेन इन्होंने पूछा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से 2 एलील्स नहीं 1 एलील रिसीव करता है, हर ट्रेट के लिए एक गैमीट, हर गैमीट हर लक्षण के लिए 1 एलील, ध्यान रखिएगा, नॉट 2, दिस इज बेसिक रॉन्ग। फिर ये वाला स्टेटमेंट कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो होगी वो 3:1 होगी, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 था, जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फाइन, अगला पार्ट है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये वर्क करता है ओनली फॉर ट्रेट्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जी हाँ, मेंडल ने यही कहा था, मेंडल के टाइम पे इनकी डेप्थ नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे क्रोमोसोम्स के रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, बाद में जाके हमने रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, लिंकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये चीज जो है उसके बाद खारिज हो जा रही है कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स साथ के साथ सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी काम करता है, लेकिन मेंडल के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो सिर्फ डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे काम करता है। तो 1, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि आगे जाकर के ये चीज है खारिज हो जाती है, बट यहाँ पे मेंडल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। देखिए मैंने पे प्यूनेट स्क्वायर अगेन दिया हुआ है उस रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए। अगला सवाल है, टेम्पररी पैरासाइट्स आर क्या होते हैं, दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, मतलब होस्ट के शरीर की सतह पर रहते हैं, अस्थायी परजीवी। फिर फ्री लिविंग होते हैं बट बिकम पैरासिटिक इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन जब अवसर आता है तो परजीवी बन जाते हैं। फिर विजिट ओनली फॉर फीडिंग, केवल भोजन के लिए ही होस्ट के पास आते हैं। दूसरा, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, जो सरफेस पे रहता है उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट, ये आपने पहले भी पढ़ा है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक्टोपैरासाइट। और जो इनसाइड रहते हैं उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो यहां से तो टेम्परेरी वाला निकल गया। उसके बाद ओनली फीडिंग, सिर्फ खाने आता है, तो ये टेम्परेरी वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या ये सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फ्री लिविंग है लेकिन पैरासाइटिक बन जाएगा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो, पर दीज आर नॉट टेम्परेरी। टेम्परेरी वे हैं जो सिर्फ भोजन के लिए आते हैं, ठीक है, दे विजिट ओनली फॉर फीडिंग, दीज आर टेम्परेरी पैरासाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which scientist worked independently and reached a similar conclusion to Darwin's, तो डार्विन के जैसा ही कंक्लूजन डिराइव किए, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे। ऑप्शन दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। ग्रेगर मेंडल, ये तो पी वाले हैं मेंडल। फिर अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जीन लामार्क, ह्यूगो डे वेरिस। तो ये लामार्क हैं, ये ना मलय आर्किपेलागो पे काम कर रहे थे, ये अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, इन्होंने अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स को पढ़ा और उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं, और इस सिचुएशन में इनको क्या करना पड़ रहा है, कॉम्पीट करना पड़ जा रहा है, और कंपटीशन की वजह से जो भी फिट होता है वो सर्वाइव करता है। और ऑलमोस्ट वही चीज जो कि डार्विन का था, नेचुरल सिलेक्शन वाला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, सेम कंक्लूजन पे आते हैं, पर इनको पता नहीं था कि डार्विन भाई साहब भी गैलापागोस आइलैंड पे सेम चीज कर रहे हैं। वहां पे जो फिंचेस थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे डार्विन साहब कर रहे थे, और ये मलय आर्किपेलागो पे कर रहे थे, मलय पेनिनसुला के ऊपर, सॉरी मलय के जो छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है उस आइलैंड समूह पे काम कर रहे थे। तो 1858 में इन्होंने कॉन्टैक्ट किया 1-2 साल पहले डार्विन से, और इन दोनों ने एक साथ बात की और उनको पता चला कि अच्छा हम लोगों के एक्सपेरिमेंट्स का सेम कंक्लूजन है, और फिर साथ में इन दोनों के फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया। इनकी स्टडी जो है इन्होंने डार्विन को भेजी, और इनकी स्टडी 1858 में दोनों ने साथ में ही दुनिया को बताया। ऑल्दो 1859 में डार्विन फिर अपना लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुक वगैरह लेकर के आ जाते हैं, अपना पब्लिश किया उन्होंने। वॉलेस का कुछ सेपरेट नहीं था, उन्होंने डार्विन के साथ मिलजुल करके ही साइंटिफिक सोसाइटी में ये सारी चीजें स्प्रेड की, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है।
तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, ये ऑप्शन इधर रहे। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन पिगमेंट और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। जी हाँ, दो तरह के पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए है जिसको मेन पिगमेंट कहा जाता है, और बाकी जितने हैं यहाँ ऑप्शन में दिए गए ये सब एक्सेसरी पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये प्राइमरी पिगमेंट है, इसी का ही काम है कि लाइट जब आए तो उसको आप कन्वर्ट करो केमिकल एनर्जी में। लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH। ये सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। फाइन। तो ये जो बिजली की जो रोशनी है, लाइट आ रही है, लाइट से केमिकल एनर्जी बनाने का प्रोसेस क्लोरोफिल ए करता है, कन्वर्ट करने। ठीक है, तो बाकी दोनों क्या करते हैं, ये सारे क्या करते हैं, सेकेंड, ये क्या करते हैं, इनको एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल बी जो है मोस्टली इसका काम ये है कि जो एडिशनल सनलाइट आ रही है उसको आप एब्जॉर्ब करो और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर दो ताकि ये सेम काम करे। वैसे ही कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इनको कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है, इनको एक कॉमन नेम दिया गया है, इन्हें कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक apparatus को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेसिव सनलाइट से। तो जो भी एडिशनल वेवलेंथ आती है लाइट की उसको कैप्चर करते हैं, और ये भी सब कुछ कैप्चर करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं कि भाई तू बिजली बन, तू एनर्जी बना इससे। तो जो भी लाइट है इसने जो ऑब्जॉर्व की, इसने उसको कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में, उससे एनर्जी आ गई। बाकी सारे भी इसको हेल्प कर रहे हैं, एक्सेसरी के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, बाकी सब सपोर्टिंग है, एक्सेसरी पिगमेंट है। एक्सेसरी में कौन कौन आ जाता है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इनको कैरोटिनॉइड बोला जाता है, और क्लोरोफिल बी भी। ये फोटोसिंथेटिक apparatus को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेस सनलाइट से। इनका क्या काम है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी आई है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करना क्लोरोफिल ए को, मतलब इसको फोटो प्रोटेक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये काम करते हैं। फाइन, अगला सवाल एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। तो कीटों में अपूर्ण कायांतरण में चरणों का सही क्रम क्या है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। द करेक्ट आंसर इज कि एग, निम्फ एंड अडल्ट। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब भी बॉडी का फॉर्म चेंज हो, ठीक है, उसको चेंज इन बॉडी फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ये ध्यान रखिएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को होलो, जो भी ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको बोला जाता है होलो मेटाब्यूलस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कीवर्ड याद रखना, होलो मेटाब्यूलस। ये वाला सिस्टम क्या होता है ना कि अंडा है, अंडे से लार्वा बनेगा, और लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा, और फिर अडल्ट बनेगा। मोस्टली ये बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्कीटोज, इन सब में पाया जाता है। मतलब 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होंगे जब बॉडी के ट्रांसफॉर्म होने के। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो उस वाले को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस पूरा का पूरा प्रोसेस इंसेक्ट्स में है, लेकिन 2 तरह का होता है। तो ये हो गया कंप्लीट, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एग से सीधे निम्फ। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इनकम्प्लीट जैसा ये एक स्टेज है। ये जो फॉर्म है ये कोई कंप्लीट फॉर्म नहीं है, एक बीच में ये प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन का स्टेज है। देख रहे हैं, निम्फ थोड़ा थोड़ा साइज में बस बढ़ता जा रहा है, इसका कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, जैसे लार्वा से प्यूपा। अब लार्वा की अपीयरेंस देखो कितनी अलग है, कैटरपिलर लग रहा है, और प्यूपा देखो क्रिसलिस जैसे स्ट्रक्चर में ऐसा अंदर बंद है। बाद में जो अडल्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट दिख रहा है। इन सारे ही स्टेजेस से बिल्कुल भी रेलेवेंट, मतलब मिलता जुलता नहीं लगता है। पर यहाँ पर एग के बाद निम्फ जो है अडल्ट का ही छोटा फॉर्म है एक तरह से। तो जो 3 स्टेजेस की मेटामॉर्फोसिस होती है जिसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, जिसमें जो निम्फ है वो अडल्ट जैसा दिखता है बट छोटा ही होता है, बस पंख वंख नहीं है, इमेच्योर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इमेच्योर हैं, वो वाला जो इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल हो गया। तो कॉकरोचेस के अंदर जो है यही वाला होता है। यहाँ पे कोई प्यूपा स्टेज नहीं होती है, एग, निम्फ एंड अडल्ट, ध्यान रखिएगा। जहां प्यूपा नहीं है वो इनकम्प्लीट है, जहां लार्वा प्यूपा स्टेज है दैट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, ये बटरफ्लाई में, हाउस फ्लाई में, मस्कीटोज में कंप्लीट वाला दिखता है। कॉकरोचेस में, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा में आपको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि हेमीमेटाबुलस ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें निम्फ स्टेज होती है। अब हम आ जाते हैं उन टॉपिक्स के लिस्ट के ऊपर जो हमने बोला था लास्ट में हम देंगे।
कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि बार बार बीपीएससी पूछ रही है, और इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी टॉपिक्स देखे हैं उनको हम लिस्ट करेंगे। सबसे पहला जो आप है जेनेटिक्स, नोट कर लीजिए, उसमें भी मेंडेलियन जेनेटिक्स, हेरिडिटी का चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी कर लेना है, इनहेरिटेंस कर लेना है। सेकेंड विटामिन्स, विटामिन B12 का देखा था, विटामिन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये वाला आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से, लूसेंट से, जो भी सोर्स रेफर करते हैं, अपना आपका चॉइस है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनीथिंग। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन विथ मी, आई एम राइटिंग, आप भी लिख सकते हैं ना, इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये भी पूछा है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स जो है ये 2 बार इस एग्जाम में, इस अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस किए आज, इसमें 2 क्वेश्चन था इस टॉपिक से, बाकी सबसे एक एक है, जिसके आगे मैं डबल ट्रिपल लगा दूंगी, आप समझ जाना, उतने क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, एंड देन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत फेवरेट है इनका, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इससे भी 2 सवाल। फिर आगे आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, नोट कर लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, नो ऑप्शन। एंड देन देयर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये जो मेटामॉर्फोसिस वाला था ना, वो वाला चीज है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एंड देन देयर इज अनदर टॉपिक, एंटीबायोटिक्स, लिस्ट दे दी है मैंने, थोड़ा देख लेना उसके साथ। एंटीबायोटिक्स के साथ आपको हर्बिसाइड देखना है, आपको वीडिसाइड देखना है, आपको फंजीसाइड देखना है, आपको वो देखना है, पेस्टिसाइड देखना है, फर्टिलाइजर देखना है। ल्यूसिन से काफी है, उतना ही कर लेना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेसिकली ये चीज है। फिर आपको सेल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पैरासिटिज्म उसी से आया है, बहुत फेमस है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सब पूछते हैं, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके चैप्टर है उससे। एंड देन द सेकंड लास्ट वन वी हैव एवोल्यूशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप देखिएगा जब नेक्स्ट में एक लेक्चर्स करूंगी, इनमें से रिपीट होते कितने आएंगे। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ले लिया, एंड दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज लाइक करा करिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत करके बना के लाते हैं वीडियोस। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। अपने फ्रेंड्स को भेजिए जो भी एग्जाम देने का सोच रहे हैं, चाहे वो टीआरई हो, चाहे सेकंड बीपीएससी हो, एडीओ हो, बिहार के एग्जाम्स दे रहे हो, बिहार एसएससी सीजीएल जब भी होगा तब जब दोगे, पता नहीं कब होने वाला है। तो इन एवरी बीपीएससी एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, प्लीज शेयर इट विद दोज हु आर अपियरिंग फॉर इट, एंड आप खुद भी कर रहे हो तो बार बार देखो, इसको बहुत फायदा मिलने वाला है इससे, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगता है हमारा काम, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सी इट। तब तक के लिए I will say goodbye to you. Wish you all the best for the upcoming exam. Thank you so much.